बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम के साथ मैं सुमेरा मिर्ज़ा। पहले प्रोग्राम की हेडलाइंस, फिर वापस आते हैं। ट्रंप मोदी मुलाकात, अमेरिका भारत की जुबान बोलने लगा। व्हाइट हाउस का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। मरियम नवाज JIT में तलब, हसन और हुसैन नवाज को फिर बुलावा आ गया। कौम मान चुकी है कि आप मुजरिम हैं। इस कौम के किसी का कसूर नहीं है कि मरियम नवाज आज JIT के सामने अगर वो पेयर हो रही हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का कसूर है। मैं अपनी कौम को मुबारकी दी थी जब हिंदुस्तान के जब बैटिंग कर रहे थे, अभी उनके सिर्फ 10 ओवर हुए थे, तो मैंने कौम को मुबारकी दे दी थी कि पाकिस्तान जीत गया। आज मैं इंशाल्लाह अल्लाह पे ईमान रखते हुए अपनी कौम को मुबारकी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जो फैसला आएगा ये पाकिस्तान को और लेवल पे ले जाएगा। सलामती तो तब खतरे में होगी अगर नवाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर रह गया। लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद से साथ देते हैं इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकन सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाशिंगटन में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दिफाई ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अज़्म भी किया गया है। और तो और इंडिया पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। निज़ामी साहब, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं सैयद सलाहुद्दीन आलमी जो हैं, उनको आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया है और साथ ही साथ उन पर पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं। किस तरह से ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये इंडिया और अमेरिका का हनीमून जो है वो बराक ओबामा के दौर में शुरू हो गया था। वो 2 दफ़ा भारत आए और बल्कि मैं थोड़ी सी और पीछे ले जाऊंगा, ये जॉर्ज W बुश के दौर में ही उन्होंने इंडिया को गले लगा लिया था। सही। अब ट्रंप जो है उनके दौर में इसमें मज़ीद आपको जब भी पड़ती हुई नज़र आती है। जी बिल्कुल। लेकिन ये मोदी का जब से वज़ीर आज़म बने वो यानी कि 3 साल में सही ये 5वां दौर है। 5 कर चुके बल्कि 6ठा है। सही। और इस दफ़ा वो पहले गैर मुल्की मेहमान हैं जो कि ट्रंप के साथ उन्होंने शाइया भी खाया। लेकिन जो इसके मोरक़ात हैं, इससे एक तो बड़ी जो वाज़ेह बात है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि पहली दफ़ा मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का नाम लेकर कहा गया कि वो दहशतगर्दों की पुष्पनाई से बाज रहे। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बाकी जो सलाहुद्दीन को जो करार दिया सैयद सलाहुद्दीन को, जिनको शाह साहब की जाते हैं, उन्होंने कौन सा अमेरिका जाना है, उनके कौन से वहाँ से एसेट्स हैं। सही। जहाँ उन्होंने ईद प्रेजेंट दिया है मोदी को, मेरा ख्याल से बहुत बड़ा आसान किया है सैयद सलाहुद्दीन पे भी उन्होंने। सही। सैयद सलाहुद्दीन जो है ये शाह साहब जो है इनका एक बड़ा पुराना बैकग्राउंड है और ये एक ज़माने में ये इन्होंने मेन स्ट्रीम में भी आने की कोशिश की। 1987 में इलेक्शन भी लड़ा कश्मीर का उन्होंने। सही। उस ज़माने में उनको मुफ्ती सईद की सपोर्ट भी हासिल थी लेकिन वो हरा दिया गया। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान गए, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। सही। और वो उन्होंने कहा कि अब सिवाय आर्म्ड स्ट्रगल के और कोई चारा कार नहीं है। और इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये जो सलाहुद्दीन साहब हैं, ये जब वहाँ से वापस आए हैं तो ये जमात इस्लामी से एसोसिएटेड थे। सही। इन्होंने जमात इस्लामी से भी अपना तल्लक जो है ना वो कतई कर लिया। ठीक। और ख़ासी इनकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फ्लेक्सिबल आदमी हैं। इन्होंने ये नहीं कि आप अंदाज़ा करें कि जो मुशर्रफ के दौर में एक शख्स मंसूर एजाज था, ये वही है जो मेमो गेट वाला। सही। ये बाकायदा कश्मीर गया इनसे मुज़ाकरात करने के लिए। मुज़ाकरात हुए, सारा कुछ हुआ
और ऐसा ख्याल था कि शायद मुंडे बेल, और फिर मंसूर एजाज की वालदा भी मिली उनसे। अच्छा। लेकिन ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी और मुशर्रफ साहब का ख्वाब अधूरा रह गया। और जब वहाँ कश्मीर में मुज़ालम शुरू हुए तो इन्होंने इससे कतई तल्लुक़ कर लिया। इससे पहले इनकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में भी ये कुछ हुकूमत पाकिस्तान से नाराज़ थे कि वो इंडिया को एंगेज कर रही हैं। नवाज शरीफ से भी इनके अच्छे तल्लुक़ात थे। लेकिन जब ये आया, क्या नाम है, उसके बाद दौर एक जिसके अंदर वाजपेयी लाहौर प्रोसेस पे है, तो वो नवाज शरीफ से अलग हो गए। अब पुराना दिन वानी का अगले हफ्ते मेरे ख्याल से 9 जुलाई को बरसी उसकी, जी जी, वो शहीद की। उस मौके पर कश्मीर में लगनी है आग। सही। और इन्होंने एक नई जहद दे दी है इस बात को, और ये सैयद सलाहुद्दीन को डेजिग्नेट करना एज ए टेररिस्ट, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। इंडिया का एक इंडिजिनस कश्मीर का मसला है जो एक्सप्लोड होता जा रहा है, और इंडिया जो है वो अटूट अंग उसको बनाए रखा हुआ है जी। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है कि आप इंडिया से मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया से मुज़ाकरात करे, लेकिन वो कश्मीर पे मुज़ाकरात करने को तैयार हो तो मुज़ाकरात करे। दूसरी तरफ ये इस सारी चीज़ का एक और जो मुझे लगता है वो ये है कि प्यूटन जो है अभी भी इंडिया का एक उनके हिलाई है। लेकिन जिस तरीके से हम बात करेंगे कि जिस तरह नवाजा जा रहा है मोदी को, प्यूटन अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है। सही सही जी। अब देखिए ना, अगर वो तालिबान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान पे कहा जा रहा है कि डू नॉट सिर्फ डू मोर, आपने कहा वो कि डू मच मोर। सर इस पे हम अगले सेगमेंट में वो कैसे करेगा पाकिस्तान? ठीक है ठीक है। इजहार साहब, अमेरिका अब इंडिया की जुबान बोल रहा है, कुछ अच्छे साइंस नहीं है ये? देखिए, इस वक्त 2 नैरेटिव्स हैं दुनिया में। एक पाकिस्तान का नैरेटिव है इस बारे में, और दूसरा पूरी दुनिया का है। हम लाख इंडिया को बुरा भला कहते रहे हैं, लेकिन हमें 2 हक़ाइक़ को तस्लीम करना पड़ेगा। पहला ये कि हमारे वज़ीर आज़म के मुकाबले में मोदी वहाँ के मुसलमानों के हक़ में जितना भी बुरा हो, पाकिस्तान के हक़ में जितना भी बुरा हो, भारत के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत मुतहर्रिक है, बहुत फ़आल है, और आलमी मंजरनामे पर वो बिल्कुल छाया हुआ है। आप UAE देख लें, आप सऊदी अरब देख लें, आप कतर देख लें, फिर आप रूस और अमेरिका देख लें, वो ये साबित कर रहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी उसकी खारजा पॉलिसी के बारे में के मुकाबले में नाकाम है। एक तो ये देखें कि वो ख़ुद मुतहर्रिक और फ़आल है, और दूसरा एक मंजी हुई सियासतदान सुषमा स्वराज जो है वो उसकी वज़ीर ख़ारजा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा, मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कोई नहीं, हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। अब सुषमा स्वराज के मुकाबले में या मोदी के मुकाबले में आप इनको देख लें कि ये कितने मुतहर्रिक हैं। अब ये जो मोदी की विजिट है, इसमें पाकिस्तान के लिए 3 बड़े सेटबैक हैं। पहला सेटबैक तो खुद ये विजिट है कि वो वहाँ पर गया, उसकी पजीराई हो रही है, अमेरिकन प्रेस में, अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसके बारे में खबरें दी जा रही हैं। पाकिस्तान को वो दहशतगर्द साबित कर रहा है, ट्रंप उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। एक तो ये, फिर वो ड्रोन और वो जहाज भी खरीद रहा है। ये पहला सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। दूसरा सेटबैक इस विजिट में ये है कि सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया है। अब आप लाख उसे मुजाहिद कहें आज़ादी का, आप लाख कहें कि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मोदी ने जो काम करना था कर लिया है। आलमी मंजरनामे पर आपकी हाँ में हाँ कोई भी नहीं मिला रहा, लेकिन मोदी की हाँ में हाँ रूस भी मिला रहा है और अमेरिका भी मिला रहा है। ये जो उसको दहशतगर्द करार दिया गया है, ये खुद एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तीसरा सेटबैक पाकिस्तान को मिला है कि जो चीनी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने बिलवास्ता तौर पर कहा तो उसने भारत को है, लेकिन वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि आखना धी नू ते सुनाना नो नू, तो उसने भारत को ये कहा है कि आप पाकिस्तान से तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात कायम करें, बढ़ाएं। उसने भारत को ये नहीं कहा कि कश्मीर का मसला पहले हल करें।
तो ये इन बिटवीन द लाइंस बैन सुतूर में पाकिस्तान को भी ये चीन पैगाम दे रहा है कि भाई हमारी लड़ाई ताइवान से है, हमारी लड़ाई इंडिया से है, लेकिन हमारे तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, तो तुम भी होश के नाखन लो। सही। तो मजमूई तौर पर मैं ये अर्ज करूंगा कि ये 3 सेटबैक हैं और ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। हमारे वजीर खारजा जो हैं, जो वजीर आज़म भी हैं, वो बिल्कुल मुतहर्रिक नहीं है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। वो कभी लंदन होते हैं, कभी वो मरी होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। तो हम सिर्फ अब बयान हमारे यहाँ कौन दे रहे हैं? वजीर दाखिला। अब आप देखिए कि जिस मुल्क में फॉरेन अफेयर्स को वजीर दाखिला डील कर रहे हैं, सही। उस मुल्क की क्या खारजा पॉलिसी हो? ठीक है गुम्मन साहब, जैसा कि निजामी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए कश्मीर के ऊपर, लेकिन इंडिया तैयार नहीं है इन मुज़ाकरात को करने के लिए। पाकिस्तान को अपना क्या रोल अदा करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को रोल इसमें अदा कर भी सकता है या नहीं? इस तरफ बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं कि क्या अमेरिका टेररिस्ट जो उसको सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कह सकता है या करार दे सकता है या नहीं दे सकता? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के एक नीचे अदारा है, उसको काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट बोलते हैं, जिसका बेसिकली काम ही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की शख्सियत, फ़र्ज़ करें किसी को आपने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करार दिलवाना है, तो जो एग्रीड पार्टी है या फ़र्ज़ करें इंडिया है, वो जो उस CTDE के पास जाता है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दायर करता है कि ये शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है और हमारे ख़िलाफ़, ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, लिहाजा इसको ग्लोबल टेररिस्ट आप डिक्लेयर करार दे दें। वहाँ पे फिर इशू डिस्कस होता है, उसके बाद वोटिंग होती है, सिक्योरिटी काउंसिल में इशू जाता है और उसके बाद हमारे पास जो फ़र्ज़ करें चाइना की वीटो पावर है या हमारा कोई साथ देता है, अगर फ़र्ज़ करें कोई नहीं भी साथ देता तो वहाँ से फिर इवेंचुअली एक डिसीजन मेकिंग होती है। तो अगर आपने किसी शख्स को आप इंटरनेशनल या ग्लोबल टेररिस्ट करार दिलाना है, तो वो एक ग्लोबल इदारा जो है ना वहाँ से हो सकता है, वहाँ जो अमेरिका नहीं दे सकता। हाँ, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट ये ज़रूर डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन ये उसी तरह है कि जिस तरह हम कल कलां को अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिक्लेयर कर दें कि वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, कि जिन्होंने इराक में उन्होंने इतनी बड़ी ज़्यादा तादाद में अमेरिका की वजह से अमवात हुई और उसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो भी क्राइसिस हो रहा है, एक कंट्री टू कंट्री आप कह तो सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात बायलैटरल लेवल पे हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता। हाँ, यकीनी तौर पर जब अमेरिका कहेगा, अमेरिका एक यूनिलैटरल, एक कह सकते हैं कि एक यूनि पावर है, यूनि सुपर पावर है, तो उसकी जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के अंदर, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो हमारी इमदाद हम लेते हैं अमेरिका से, उस पे असरात होंगे। और दूसरी जो बात करें इजहार साहब, जो बयानिए की बात है, बेसिकली जो एक नैरेटिव होगा, वो जो कलबोशन के मामले पे हम तो दुनिया को नहीं बावर करवा सके, हमारे पास शवाहद भी हैं, उसका एक बालिया बयान भी है कलबोशन का, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब उस इशू को लेके आज तक मैंने कोई भी ऐसा इंटरनेशनल फोरम नहीं देखा जहां पे उस इशू को लेके वो हाईलाइट करते हैं और इंडिया का जो एक प्रूवन रिकॉर्ड है टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ का हमारे मुल्क के अंदर, उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये साहब चले गए हैं, अब मोदी साहब गए हैं वहाँ पे, उन्होंने अमेरिका को दरखास्त की, अमेरिका ने दरखास्त मान ली और हमारे ऊपर ये एक मुद्दा डाल दिया, एक क्वेश्चन मार्क जरूर क्रिएट कर दिया है। हर वक्त हमने हाथ फैलाए होते हैं, अमेरिका से कुछ ना कुछ हमने लेना होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी सिर्फ दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। देखिए इशू ये है कि हमारी कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात। ठीक है नाज़िर, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इंडिया। जी साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंडिया वो मुल्क जिसमें खातीन की कदर जो है वो गाय से भी कम है। जरा अपना सोशल मीडिया तो चेक करें। चले हैं पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा करने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, ट्रंप और मोदी ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है, क्या इंडिया की इतनी हैसियत है कि वो पाकिस्तान से मुतालबा कर सके? जी, आपने पिद्दी और पिद्दी का शोरबा कहा, वो नहीं है। एक तो बात यह है कि ये मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि जी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी GDP ग्रोथ जो है 7%, 7.5% जा रही है। सही। और वो अमेरिका का अब सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन गया है, रशिया से भी ज़्यादा। अभी इस दौरे के दौरान गोल्ड
मास्टर C-17 जो स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टर एक मिला है, उस तरह के 2011 में 10 पहले मिल चुके हैं। ये $366 बिलियन का है, वो $4 बिलियन का हो चुका हुआ है। अब ये गार्डियन ड्रोन जो 20 हैं, ये यानी ये भी $2 बिलियन का सौदा है। फिर कहा गया कि जी F-16 वहाँ बनाए जाएंगे। अगरचे मुझे लगता है कि ये ऐसी ही बात है, क्योंकि अगर ट्रंप अगर F-16 बनाएगा, एक तरफ कहता है मैं जॉब्स अमेरिका में वापस ले जाऊँगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस है और ये मालाबार के नाम से एक्सरसाइजेस भी करेंगे इकट्ठे इनका। और ये उन्होंने इंडिया को स्टेटस दे दिया है, वो जो इसराइल को हासिल है कि इनके ऊपर कोई उस तरह की पाबंदी नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह पे। मकसद कहने का ये है कि ये जो नेक्सस है, इसका असल मकसद है पाकिस्तान के अलावा चाइना को और साउथ चाइना सी को में वसी पैमाने पर कंटेन करना। अब हम चाइना को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जी $62 बिलियन की हमारी उनके साथ चल रही है, और ये कह देना ग्लोबल टाइम ने ये कह दिया। मैं हज़ार साहब के माजरत के साथ इख्तलाफ कर रहा था, ग्लोबल टाइम ने तो ये भी कहा कि इंडिया बाज रहो, तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो हमारी शरात की, जो उन्होंने कहा था कि 40 साल से नहीं हुई, उसको भी मद्देनजर रखें। बात यह है कि चाइना बड़ा क्लियर है, उनकी इस दुनिया भर में यह पॉलिसी है कि ट्रेड ओरिएंटेड और स्ट्रेटेजिक चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, ट्रेड और इकोनॉमी जो होनी चाहिए, और मैं खुद उसके हक में हूँ। जहाँ तक डू मोर का कर लेता कि डू नहीं डू मच मोर कह रहे हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कबाहत है जो मैंने जिक्र किया था पहले कि प्यूटन कहते हैं कि अब वो तालिबान को बैक कर रहा है। अब पाकिस्तान को जितना आप लगाएंगे कॉर्नर में दीवार के साथ, तो पाकिस्तान जो है इन लोगों को जो कि अफगानिस्तान के लिए हालात मुश्किल कर रहे हैं, जहाँ पे भारत और अमेरिका का नेक्सस है और अमेरिका वहाँ एक परमानेंट बेस बनाना चाहता है अफगानिस्तान को, तो इस सूरत में वाई वुड पाकिस्तान कंटेन, जिनको बारे में कह रहे हैं डू मोर, ज़्यादा यही ना कोई ड्रोन अटैक कर देंगे सर्टेन इलाकों पे। बिल्कुल सही, ठीक है। इजहार साहब, जैसा कि निज़ामी साहब ने अभी दिफाई जो मुआहदा हुआ उसकी बात की है, डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात माजी में बेहतर नहीं रहे, लेकिन अगर मुताला किया जाए तो 2008 से अब तक अमेरिका भारत को दिफाई सामान प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अब तो ताल्लुकात भी बेहतर हो गए हैं, अब क्या सूरत हाल होगी? जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि अब मुझे भी अनइंटरप्टेड सुना जाए। जी प्लीज। बात यह है कि हम किसी सूरत में भी हुकूमत को और नवाज शरीफ को एब्जॉल्व नहीं कर सकते, हम उनको बरी उस जिम्मा नहीं करार दे सकते। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर एज सच कोई नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि वजारत खारजा का चार्ज वजीर आजम ने अपने पास कलमदान रखा हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि मोदी के मुकाबले में नवाज शरीफ बिल्कुल फ़ाल नहीं है? तो ये कहना कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले अयूब खान के जमाने में, ज़िया के जमाने में इंडिया का वही रकबा था जो आज है, पाकिस्तान का वही रकबा था जो आज है। बात यह है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है इट हैज गॉन डाउन द ड्रेन्स। हमारी खारजा पॉलिसी सिफर है। हम अगर वो नेक्सस बन रहा है, अगर मुतहर्रिक वो जा रहा है अमेरिका, तो हम उसका क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? कहाँ है हमारी वजारत खारजा? कहाँ है हमारे वजीर आजम? कहाँ है हमारे वजीर खारजा? तो चीन ने अगर ये कहा है तो हम क्यों ना उसको, चीन ने ये क्यों नहीं कहा भारत को कि तुम पहले कश्मीर का वो करो? आप चीन की एक बात आपको पसंद है, आपको दूसरी बात नहीं पसंद। बात यह है कि चीन का भारत के साथ, उसने पाकिस्तान के लिए भारत के साथ ताल्लुकात में कोई कुर्बानी नहीं दी। सही। ये जिस तरह हमारे घुम्मन साहब अक्सर कहा करते हैं और सही कहा करते हैं कि ये इंटरेस्ट का दुनिया है, ये मफादात की दुनिया है। आज अगर चीन का मफादात भारत के साथ वाबस्ता है तो वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात तिजारती दिन दुगने रात चुगने बढ़ा रहा है, ताइवान के साथ बढ़ा रहा है। अरब मुल्क जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, उनके खुफिया भी ताल्लुकात हैं, जाहिर भी ताल्लुकात हैं। तो ठीक है कि ये चाइना के खिलाफ वो एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन भाई हमें अपनी, जिस तरह ये खुद फरमाते हैं, अपनी मिंजी तरह डांग फेरनी चाहिए। कुछ हम भी तो करें ना, कुछ दुनिया को हम भी बताएं। हम ईरान और अरब मुल्कों को नहीं कायल कर सकते तो हम अमेरिका को कैसे कायल करेंगे? ठीक है, निज़ामी साहब आपका कमेंट भी लूंगी, लेकिन घुमर साहब की तरफ पहले जाना चाहूंगी। जी घुमर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो वो बिल्कुल इजहार साहब ने जो बात की कि देखिए बैनुल-अक़वामी जो तल्लुकात के अंदर एक ही चीज़ परमानेंट होती है, वो होता है आपके कौमी मफाद। और जिस मुल्क के साथ आपके सर्व कर रहे होंगे अच्छी तरह, तो वो आप उनके साथ चलेंगे। अभी अमेरिका को वहाँ से इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है, वहाँ पे
अरबों डॉलर के वो वहाँ पे सारी बात ही चल रहे हैं, वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं इंडिया के साथ चलेंगे और इंडिया की बात भी मानेंगे। अब मसला ये है कि हमारा काउंटर नरेटिव क्या है। हम जो हर रोज़ बात करते हैं, हम हर प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि ये चीज़ अब मानने वाली है कि हमारी खारजा पॉलिसी फेल हो चुकी है, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो उसमें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको नहीं कर सके, अपनी खारजा पॉलिसी को जिस लेवल पर लेके जाना चाहिए था उस टाइम उस पर नहीं लेके जा सके। अब उसका सिंपल सा पहलू है, ये चीज़ भी हमें मानने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है कि पिछले साल 3 अप्रैल से जब से पनामा केस आया है उसके बाद हमारी मौजूदा हुकूमत की सारी की सारा तवानाइयाँ, इनकी जो एक यकसुई जिसको चाहिए होती है इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, वो बटी पड़ी है। वो आप उस वक्त तवज्जो नहीं दे सके। आपकी सारी की सारे मिनिस्टर्स, आपकी सारी की सारा जो एक काउंटर नैरेटिव आपने आगे लेके जाना है, आपका मीडिया, आपकी PID, आपकी जो वजारत इत्तलात है, उसका वाहिद आजकल काम क्या है। आप देखें वो 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको वो नजर करते आएंगे। उसका वाहिद मकसद होगा कि आपने अपोजिशन को किस तरह रगेदना है। और एक ये बात है गो कि एक बड़ा एक ख्वाब जैसी लगती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जमहूरी ममालिक हैं, जहाँ पे जमहूरियत की जो ट्रेडिशंस, हमारे रवायात हैं, वहाँ पे अगर किसी भी सियासतदान के ऊपर और खसूसन अगर वो हुकूमत में बैठा है उस पर कोई इल्ज़ाम लग जाए तो वो साइड पे हट जाते हैं। वो जब तक उनके ऊपर इल्ज़ाम को वो उसको क्लीन नहीं करते उस टाइम तक वो साइड पे होके उसको फेस करके फिर आ जाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म की जो इखलाकी पावर है वो इसमें कोई शक नहीं, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब तक ये पनामा केस नहीं चल रहा और जब तक ये चल रहा है तब तक ये रहेगा। और मेरे ख्याल में उसी वजह यह है कि अपना वो एक सिंगल माइंडेडली फोकस्ड होके हमारी जो खारजा पॉलिसी के अमूर हैं उस पर वो तवज्जो नहीं दे सके। ये बिल्कुल जो इजहार साहब की बात 16 आने खरी है। हमें एक फुल फ्लैज कुल्ली तौर पर हमें एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, वो अपनी पार्टी से जिसको मर्जी लगा दें, लेकिन खुद वो इस पे टाइम नहीं दे पा रहे। उन्होंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन भी करनी होती है, उनकी भी इनॉग्रेशन, वो टाइम नहीं है उनके पास बेसिकली। जी मैं ये घुमन साहब एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं या पनामा केस चला लें या मुल्क चला लें, ये कोई अजीब सी बात है। बाकी रहा इजहार साहब फरमा रहे हैं खारजा पॉलिसी है, मुझे बात करने दें। खारजा पॉलिसी जो है, खारजा पॉलिसी हमें सबको पता है कहाँ बनती है और बनती रही है, उसामा बिन लादेन से लेके आज तक जो वाकयात हुए हैं। तो तीसरा सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी मुल्क की अंदरूनी स्ट्रेंथ होती है, बिल्कुल घुमन साहब ने ठीक कहा, उतनी ही खारजा पॉलिसी इफेक्टिव होती है। मैं जब कह रहा हूँ कि इंडिया की GDP ग्रोथ और सारा कुछ जो है सॉफ्ट इमेज वगैरह वगैरह, जमहूरियत ये वो तो और उनकी बहुत बड़ी मार्केट जो है, तो हमें इसको अपने आप को देखना चाहिए कि वी आर टेररिज्म इन्फेस्टेड। हमारी खारजा पॉलिसी कहीं और बनती है, हमारी बाकी पॉलिसी कहीं और बनती है, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ जो हैं बड़ी वो भी मिसप्लेस्ड है सारी। वो ठीक कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के जो है पनामा के अंदर करें या कुछ और करें या प्रोजेक्ट का करें। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। पनामा GIT में अब तक हुसैन नवाज, हसन नवाज, फिर नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और अब मरियम नवाज 5 जुलाई को पेश होने जा रही हैं और सिर्फ 12 दिन बाकी हैं तहकीकात मुकम्मल होने में। फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी GIT की 10 जुलाई को। क्या हो सकता है, क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, मरियम नवाज के बारे में तो ये बातें सामने आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें उनका नाम नहीं था, मींस कि वो क्लियर है और अब उन्हें बुला लिया गया। नहीं, सबसे पहले तो मैं घुमन साहब को मुबारकी देना चाहता हूँ कि खान साहब ने 10 ओवरों में बता दिया था पाकिस्तान जीत जाएगा। आज उन्होंने अच्छी खबर दी है कि ये भी विक्ट्री उनकी है। चले ये भी मुबारकी हो घुमन साहब को भी और पूरी कौम को भी। अब आपका सवाल ये है कि उनको बुला लिया। देखिए वो अब इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि ख़ानदान के सारे अरकान को बुलाया जाए। सही। एक दूसरा पहलू ये हो सकता है कि GIT को अभी तक कुछ मिला नहीं तो उन्होंने मरियम को ही बुला लिया। अच्छा। और इन लोगों को भी दोबारा बुला रहे हैं क्योंकि देखे ना, तारिक शफी साहब को दोबारा बुलाया 2 जुलाई को। उनकी उस दिन 14 घंटे इंटेरोगेशन हुई थी, बल्कि उनसे ब्लैंक पेपर पर दस्तखत करवाने की कोशिश भी की गई थी। वो छोड़े खैर उस दास्तान को। हुसैन नवाज जो हैं वो 5 दफ़ा बुलाए जा चुके हैं, अब 6ठी दफ़ा जाएंगे। हसन नवाज 3 दफ़ा जा चुके हैं। जी। अब मरियम हो गई, इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर। अब जो मेरा अपना अंदाज़ा है, अभी तक नाम आया नहीं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आज कल में
इसाक डार साहब को भी समन जारी हो जाएंगे, ठीक हो गया, क्योंकि वो एक तो खैर ज़बिया के हवाले से उनका जो बयान है, बयान जो तहरीरी बयान था जो वो कहते हैं टेररिस्ट था, जी जी, वो एक स्मोकिंग गन है। दूसरा ये है कि वो भी तो अहले खाना है ना, वो मियां नवाज शरीफ के वो क्या है, समधी हैं। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी रहा कि इसमें आगे क्या होगा कि मरियम से क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वो झगड़ा ये है कि वो बेनिफिशरी हैं या नहीं है। नाम तो उनका है, मियां नवाज शरीफ का तो स्टैंड ये है कि जी मेरा तो नाम ही नहीं है इसमें। सही। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि JIT कह रहे हैं कि वो सवालनामा तैयार कर रहे हैं, ईद की छुट्टियों के बावजूद उन्होंने बड़ा काम किया और अब ये आखिरी मराहल में दाखिल हो गया है जो है JIT का काम। ख्याल तो ये था कि शायद को थोड़ी सी एक्सटेंशन लिए, लेकिन अब लग रहा है कि अदालत 10 जुलाई को कट ऑफ होगा। ठीक है, 10 जुलाई के बाद क्या होता है वो बाद में हम वो उस पर बात करेंगे। अच्छा इजहार साहब, जैसे कि निजामी साहब ने कहा हो सकता है कि JIT को कुछ ना मिला हो इसलिए उन्होंने मरियम नवाज को बुला लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मतलब हो सकता है, जी मैं भी ये बात कर रही हूँ ना, हो सकता है, लेकिन ये बात भी तो हो सकती है कि कुछ मिला हो इसलिए उन्होंने मरियम साहबा को बुला लिया। उससे पहले मैं अफसोस के साथ ये बताऊंगा कि ताज़ा तरीन खबर ये है कि बावलपुर के हादसे में इंतकाल करने वालों की तादाद 166 हो गई है। जी, अभी आधा घंटा पहले की जो खबर है वो ये कि 2 आदमी और जाँ बहक हो गए हैं मुल्तान के अस्पताल में, और अब टोटल तादाद वफात शुदागान की 166 हो गई है। अब सोशल मीडिया पर ये भी खबरें चल रही हैं कि सिवाय खारियां के जो फौज की तहवील में है पंजाब में बर्न सेंटर कोई नहीं है, तो अब अगर मुल्तान से कुछ कहते हैं कि मरीजों को फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाए खारियां में तो कुछ की जान बच सकती है। एनीवे JIT देखें जी, ये 2 धारी तलवार है। ये बज़ाहिर बड़ा मदद का खेज लग रहा है कि बार बार बुलाया जा रहा है, हुसैन साहब को 5 दफ़ा, हसन साहब को 3 दफ़ा, फिर कई को, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। ये भी तो हो सकता है कि JIT क्लीन चिट देना चाहती है और क्लीन चिट देने के लिए वो कोशिश कर रही है और इस कोशिश के चक्कर में वो बार बार बुला रही है। ये भी तो हो सकता है। आखिर यही क्यों फर्ज कर लिया जाए कि JIT कुछ निकालना चाहती है ताकि सजा दी जाए। JIT इनकी फेवर भी तो कर सकती है। और दूसरा ये है कि वो क्यों बार बार बुला रहे हैं, अब हमें इसमें JIT की वर्शन नहीं मालूम। ठीक है, पूरा हमारे सामने पिक्चर तब होगी जब JIT, उसकी अपनी वजूहात होंगी, उनके पास अपनी रीजंस होंगी। हो सकता है ये बताते कुछ नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर ये कुछ भी नहीं बताते तो आप इनको क्यों बार बार बुलाते हैं। बहरहाल बज़ाहिर ये बड़ी एक गैर संजीदा सी बात है कि इनको बार बार बुलाया जा रहा है। समझ में नहीं आती कि बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो प्रेस में एक आ रहे हैं अंदाजे, कंजेक्चर्स आ रहे हैं, उसमें मुझे काफ़ी हद तक सदाकत दिखती है कि JIT जो है वो एक और इन्वेस्टिगेशन का दरवाज़ा खोलेगी। अच्छा। और वो ये कहेगी कि जी हमें इससे भी ज़्यादा वसी पैमाने पर इनकम टैक्स के और अकाउंट्स के और बहुत ज़्यादा ऐसा बात चेक करने हैं, तो बजाय एक खुला फैसला देने के ब्लैक एंड वाइट में वो ग्रे एरियाज में चले जाएं। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। अच्छा गुमन साहब, जैसे कि निजामी साहब ने कहा कि इसाक डार साहब को भी बुलाया जा सकता है, क्या कुसुम नवाज साहबा को भी बुलाया जाएगा? बुलाया जाएगा, ठीक है। क्या कुसुम नवाज को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू तो उन्होंने भी एक दिया था? यस, नहीं वो कुलसूम नवाज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसाक डार साहब को बुलाए जाने के बारे में खबर कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ है जिसका बुरी फैसला आया हुआ, जिसके बाद JIT बनी थी, उसमें इसाक डार साहब रिस्पोंडेंट हैं। इनके वकील पेश हो चुके हैं इनकी तरफ से। इसी तरह रिस्पोंडेंट नंबर 6 जो है मरियम साहबा के भी वकील पेश हो चुके हैं। तो वो उस केस का बाकायदा तौर पर हिस्सा है जिसकी वजह से उनको बुलाया जा रहा है, और जो फैसला आया था उसमें लिखा गया था इनको बुलाया जा सकता है, लिहाजा उनको बुलाया जाना भी है और बुलाया जाएगा, क्योंकि वो सारे केस का हिस्सा है। दूसरी बात, ये बार बार क्यों बुलाया जा रहा है, तो जब ये इतराज़ात लगाए थे मोहतरम हुसैन नवाज ने, तो उसके जवाब में कमेटी ने, इजहार साहब वो जो जवाब दिया था JIT ने, उसने ये कहा था कि जी हमें खुद हमसे टाइम मांग रहे हैं हुसैन साहब के, मैं अभी नेक्स्ट इन सवालों के जवाब मैं फिर बताऊंगा, हमें कुछ बता नहीं रहे, हमसे बार बार ये टाइम सीख कर रहे हैं। ये जवाब हुसैन नवाज के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से बार बार बुलाया जा रहा है।
अच्छा, दूसरी मैं इसके ज़रा थोड़ा सा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो पेशी है JIT में, मैं ज़रा डिफरेंट तनाजुर में ले रहा हूँ, उसको ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिवली फ़र्ज कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये प्रिंसिपली कह चुकी है, उन्होंने पब्लिकली कहा, उनके सारे वज़रा रहे कि आने वाले इलेक्शन कैंपेन जो है अगले साल जो होगी उसको लीड करेंगी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। शी इज़ फेस ऑफ द फ्यूचर फेस ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मेरे ख्याल में उनके लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अभी इन पे जिस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं, उसमें सारा अपना जवाब वो दे लें, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आपके सारे इतराज़ात आप उनको रद्द कर दें, आपके पास सारे शवाहिद हैं, आपने टेलीविजन पे आके कहा हुआ है मेरी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जो हैं वो मेरे नाम पर हैं, तो कोई मसला मसाइल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर इस लेवल पे आपने क्लियरेंस ले लेती हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरह का जब माहौल सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है, इनकी एक खातून MNA है माइजा हमीद, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जी ऑल मेल जो है वो JIT है, एक फीमेल को बुला लिया बगैर किसी फैमिली मेंबर की उनकी प्रेजेंस में। तो वो मतलब ये अजीबो गरीब है। अब माशाल्लाह अगर उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को लीड करना है, हमारे मुल्क को लीड करना है, और उनके वालिद साहब कह रहे हैं, उनकी फैमिली कह रही है, उनकी पार्टी के वज़रा कह रहे हैं कि शी इज़ फ्यूचर फेस ऑफ द, मेरे ख्याल में जो हुकूमतों के अंदर, जमहूरियत के अंदर, अभी हमने साउथ कोरिया में देखा इलेक्टेड लीडरशिप जो है वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन फेस करते हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में बड़ी वो अचंभे की बात नहीं है। तो ये प्रोसेस चलना चाहिए। और निज़ामी साहब की बात जो मुबारकबाद वाली, मैं ज़रूर मुबारकबाद लेता हूँ कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस से हमारे मुल्क की सियासत थोड़ी सी क्लीन हो जाएगी, जिसकी मर्जी के पार्टी के हक में फैसला हो। लेकिन यह है कि एक जो कुछ स्टैंडर्ड्स तय हो जाएंगे कि उसके बाद हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने एहसासात नहीं छुपाएंगे, अपनी जो फॉर्म फिल करेंगे मुनासिब तरीके से करेंगे, इलेक्शन कमीशन में या बाकी जहां जहां पे उन्होंने अपने एसेट दिखाने हैं। लिहाजा एक अच्छी एक एक्सरसाइज हो रही है कि ये जो हमें दिखाते हैं सारे पॉलिटिशियन अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज कि मेरी जायदाद नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाद में निकल आती है। लिहाजा ये एक अच्छा एक ट्रेंड सेट हो रहा है कि इनको पता होना चाहिए, इनसे पूछा जा सकता है किसी न किसी मौके के ऊपर। ये जो एक सेकंड सुमेरा, ये जो गुम्मन साहब ने कहा है कि वो खुद वक्त मांग रहे हैं, तो वो खुद वक्त मांग रहे हैं और JIT वक्त दिए जा रही है, तो फिर इसका यही मतलब है ना कि JIT उनको फेवर कर रही है कि जब तक वो अपनी मर्जी की चीजें ना दे सकें तो हम उनको वक्त दिए जाएंगे। इवेंचुअली इजहार साहब फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास ये सारा एविडेंस जाना है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे 3, 4 और 5 जुलाई को तीनों बहन भाई जो हैं वो JIT के सामने पेश हो रहे हैं। बाद हम अपने एनालिसिस से ये करेंगे कि क्या जब ये फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी उसके बाद क्या मामलात होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हेयरिंग होगी, जिरा होगी या फिर फैसला सुना दिया जाएगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। निज़ामी साहब, 10 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी JIT सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके बाद मुमकिन तरीकाकार क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, और इसके अलावा क्या इस पनामा के बाद, पनामा JIT के बाद इलेक्शन जो कैंपेन है उसको मरियम नवाज लीड करेंगी, कंटिन्यू करेंगे इसको? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े सियासतदान हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और एक रियलिस्टिक चीज़ ये है कि शायद वो वज़ीर आज़म ना रह सकें JIT के फैसले के बाद। होगा ये कि JIT अपनी रिपोर्ट 10 जुलाई को सबमिट करेगी। अब ये सह रुकनी स्पेशल बेंच का काम है कि आया वो खुद ही उस पर अपनी वर्डिक्ट देती है या इसके लिए पूरा बेंच जो है दोबारा बैठता है। ये तो कोई माहिरीन कानून बना सकता है, लेकिन मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा ये दोनों पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब जहाँ तक इस बात का रहा कि जो ये वॉर गेमिंग है ना, अब मेरी जो खबर है वो ये है कि मरियम जो है वो ना आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगी, अच्छा, और ना ही इंटरिम दौर में तो बन ही नहीं सकती। खैर, ठीक है। तो मैंने सुने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अगर फ़र्ज़ करें मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं और इलेक्शन उन्हें टाइम पे कराना है, तो जो अब फ्रंट नज़र है वो शायद खाकान अब्बासी हैं, पंजाब से हैं, अच्छा, तो अच्छी शोहरत के हामिल है। जी जी। दूसरा नाम वो प्रोफेसर जो है अपने उनका आ रहा है, ठीक है, हसन इकबाल साहब का, लेकिन फ्रंट नज़रिया है शायद। ठीक है। और अगले इलेक्शन में ये इस चीज़ पे एग्रीमेंट हो गई है, ये मुझे बात शायद आपको अजीब लगे जी जी, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं फिर वो प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ना हुए। अच्छा, क्योंकि उनका एक पंजाब में रिकॉर्ड है, पंजाब में इलेक्शन भी जितवाया उन्होंने, और कुराए फाल
उनके नाम निकले। ये और बात है कि ये JIT उनको भी कोई मेलाइन कर दे तो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि ये मामलात जो है ना कि जी मरियम का ज़रा ओवर हाइप्ड है बहुत ज़्यादा। अच्छा, गुमन साहब ने बात तो पॉजिटिव कही पहली दफ़ा उनके बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बेल मुंडे चढ़ेगी। हमेशा पाकिस्तान की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की पॉलिटिक्स है और ये मोहतरमा बिल्कुल तिफले मकतब है और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जानते ही है, उनको ग्रूम ज़रूर करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल शहबाज शरीफ साहब भी 35 साल से हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं, तो अगली जनरेशन उन्होंने आनी है। लेकिन अगले इलेक्शन में मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इज़ दी कैंडिडेट इन केस नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है जी, इजहार साहब आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? जनाब, मेरे दिल में तो खुशी से लड्डू फूट रहे हैं जब निज़ामी साहब कह रहे थे, खाकान अब्बासी और आसन इकबाल का नाम ले रहे थे, तो मुझ पर तो बिजली गिर रही थी कि खुदा न खास्ता कहीं इक़्तिदार इस खानदान से बाहर न निकल जाए और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क न हो जाए। अब गुमन साहब के मुंह में घी शक्कर के इन्होंने मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनाया है। निज़ामी साहब के सदक़े के इनकी अंदर की इत्तला ये है कि शहबाज शरीफ होंगे। तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं कि जमहूरियत का मुस्तक़बिल हमारे यहाँ रोशन है। नवाज शरीफ गए तो या मरियम नवाज आएंगी या शहबाज शरीफ आएंगे। उसके बाद अभी बिलावल के बेटे ने, बिलावल के पोते ने हम पर हुकूमत करनी है, मियाँ साहब के पोतों ने और नवासों ने हम पर हुकूमत करनी है। मैं तो मेरा तो दिल खुशी से बाग बाग हो रहा है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और बरतानिया में क्या जमहूरियत है? असल जमहूरियत तो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ 2 खानदान हैं और हमने ये अपने खुदा से और अपने दीन से ये वादा किया हुआ है कि क़यामत आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, या तो खानदान शरीफी में रहेगी हुकूमत या भुट्टो जरदारी में रहेगी हुकूमत। और अगर खुदा न खास्ता चौधरियों के कोर्ट में बहाल आ गया तो अल्लाह मोहन सलाई को जिंदा रखे। तो शख्सियत परस्ती जिंदाबाद, औलाद को मुंतकिल होना अगली नस्ल में जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुमन साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान खानदानी सियासत से आज़ाद होता नजर आ रहा है या नहीं? देखें, ये ज़मीनी हकाइक हैं, अभी आपको इन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में ये मैंने सारे कलमात नहीं कहे कि वो फ्यूचर लीडर हैं। वो उनके वज़रात दिन रात ये आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे हैं, वो हम तो यही बता रहे हैं कि जो उनकी पार्टी कह रही है, उनकी पार्टी की तरफ से ये जो बयानियाँ आ रही है। याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए थे, प्रेसिडेंट ओबामा को मिले थे, तो वहाँ पे कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की जगह मरियम ने वहाँ पे एड्रेस किया था 1-2 फंक्शन। सो वो उनको शी इज़ बीइंग ग्रूम्ड एट आवर फ्यूचर लीडर। और बाकी आप विद इन फैमिली क्या किस तरह पार्टी पॉलिटिक्स बैठती है और दूसरे किस तरह वो उनकी पार्टी के अंदर क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। एनीवेज अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहती हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती हैं, मीटिंग्स की तस्वीर हमने देखा, वो सारे मामला। निज़ामी साहब को मेरे से ज़्यादा बखूबी इल्म है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो कितनी इन्फ्लुएंशियल है विद इन पावर कॉरिडोर्स, और वो ठीक ठाक इन्फ्लुएंशियल है। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक देखें JIT के हवाले से मैं दोबारा कहना चाहूँगा, सुमेरा देखें उसमें जो जजमेंट आई हुई है उसमें 3 आर्टिकल्स कोट किए हुए हैं कि ये जो 3 मेंबर स्पेशल बेंच है वो आर्टिकल 190 के तहत, 187(2) के तहत और 184(3) के तहत जो पावर इस्तेमाल करके वो अपना जो भी उन्होंने उनका फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता है, जिसके तहत वो प्राइम मिनिस्टर आपको घर भिजवा सकते हैं, रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, वो कुछ भी वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, हम जो अक्सर JIT के बारे में बात करते हैं ना, वो क्यों बुला रहे हैं, क्यों फलाना क्यों जा रहा है, दोबारा कर रहा है, उनसे ये पूछा गया, किसी से ये करवाया गया। दोबारा एक चीज का ख्याल रखें कि वो जो 3 जजेस जो हैं उन्होंने 4 महीने 126 दिन ये केस सुना हुआ है। वो इस केस की वल्लभ बेस सबसे वाकिफकार है। वो जाके जजेस साहिबान के सामने रख देना है कि ये आपने सवाल इनसे पूछे, ये इन्होंने जवाब दिए, बार बार उनसे पूछा, उन्होंने ये हमें बताया है, ये आपके सामने ये सारी फाइल पड़ी है। वो जजेस साहिबान उसको फाइल को पढ़ के, पहले भी 500 पेजेस से ज्यादा का फैसला आया था, उसमें एक चीज डिस्कस हुई थी, इसमें भी एक डिटेल जजमेंट आएगी, उसमें सारे का सारा एक बयान किया जाएगा कि क्या आर्गूमेंट है, क्या ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे ये फैसला दिया गया, जिसमें जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा ने तो पहले दे दिया था। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा सुकून, तहम्मुल मिजाजी का मेरे ख्याल में मुजाहरा करना चाहिए और जज साहबान को थोड़ा सा अलाउ करना चाहिए कि फैसला करें, क्योंकि अदलिया के पास है सारा केस। जी गुमन साहब, आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे हैं JIT और अदलिया के बारे में? मैं अदलिया के बारे में ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूं कि देखें ये पाकिस्तान की यकीनी तौर पर हमारा जो एक पास रहा है अदलिया का वो इतना ज्यादा काबिल तहसीन नहीं रहा।
तो नई चेंजेस क्लोजिंग करनी है। निजामी साहब, मैं निजामी साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अदलिया हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देख लिया करें। ठीक है। अभी हाल ही में अमेरिका की मिसाल देता हूँ, कैनेडी फैमिली क्या है, बड़ा भाई छोटा भाई कौन कौन नहीं था। ठीक है। अभी हाल ही में क्लिंटन साहब जो उनकी बेगम साहबा इलेक्शन हार गई, लेकिन बर सग़ीर में हसीना वाजिद जो है किसकी बेटी है? मुजीबुर रहमान की बेटी है। 15 ने के फैमिली श्रीलंका में। इंडिया में ये हुआ कि गांधी डायनेस्टी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना बेड़ा गर्क किया। ठीक। अब ये चाहे ना पसंदीदा चीज़ हो या पसंदीदा चीज़ हो, वेदर वी लाइक इट और नॉट, अगर लोग इनको वोट देते हैं जी जी तो हम इसको किस तरह जूते मार किस तरह रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरे तीन एनालिस्ट का। जनाब सियासी पार्टियों की बात करें। जी 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 ठीक है, क्लोजिंग कर लेते हैं। पार्टियों की बात करें। जी थैंक यू जी, बहुत टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे तीन एनालिस्ट का। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई डिस्कशन के साथ। अब तक के लिए तो मेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।